नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 अप्रैल 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। तो दुनिया की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। तो WHO का ऐसा कहना है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि लगभग 100% दुनिया की आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। तो दोस्तों, प्रदूषित हवा को कैसे मापा जाता है, यानी इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, जैसे PM 2.5 क्या है, PM 10 क्या है, और इस बार नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके प्रभाव क्या हैं, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, भारत की क्या स्थिति है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा है, यूक्रेन की शांति का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूक्रेन रूस संकट, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोग हासिल भी कर चुके हैं इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से। अब इसमें हम लोगों को बात करना है कि भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, और भारत के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक अवसर भी है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा सशस्त्र बल अधिनियम का आंशिक रोल बैक, यानी वापसी की जा रही है। तो इसमें अफस्पा है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है, और किन किन क्षेत्रों में घटाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा प्रवासी समर्थन पर नीति की गति को आगे बढ़ाएं, यानी प्रवासियों की जो दुर्दशा हुई थी लॉकडाउन के दौरान, यानी पिछले 2 साल में आप लोगों ने देखा होगा प्रवासी श्रमिकों के क्या हालात थे, तो उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंतिम टॉपिक होगा नवीनतम IPCC रिपोर्ट। तो नवीनतम IPCC रिपोर्ट, यानी यह छठी रिपोर्ट है जिसका तीसरा भाग आ गया है। तो इसके मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति क्या है फिलहाल, और भारत इसके लिए और क्या कर रहा है इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। और अंत में हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न के 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। यह पृष्ठ संख्या 13 पर आया हुआ है। इसको प्रदूषण यानी सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर के अंतर्गत डाल सकते हैं। 99% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ब्रीथिंग पोल्यूटेड एयर, WHO का कहना है। इसमें स्टडी कवर्ड 6000 सिटीज, अदर सेटलमेंट्स इन 117 नेशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में करीब 782 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं जिसमें वायु प्रदूषण का स्तर WHO द्वारा तय मानकों से ज्यादा है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण थोड़ा सा तथ्यों की अगर हम बात करें, तो यह नवीनतम आंकड़ों में यह बात सामने आई है, वायु प्रदूषण की समस्या। और WHO के डाटाबेस में पारंपरिक रूप से PM, यानी इसको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, यानी 2.5 और PM 10 को शामिल किया जाता रहा, लेकिन इस बार पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी शामिल किया गया है। तो वायु प्रदूषण के कारण विश्व में हर साल 70 लाख लोगों की मौत हो रही है। तो आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 6000 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं आया है। इन शहरों में रहने वाले लोग अभी भी पार्टिकुलेट मैटर यानी PM और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर में सांस ले रहे हैं। तो देखा जाए तो यह जोखिम निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कहीं ज्यादा है। तो डेटाबेस पिछला संस्करण 2018 में जारी किया गया था, उस समय 90% था, अब 99% हो गया है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वह पूर्वी भूमध्य सागरी, दक्षिण पूर्व एशिया
और इसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है। तो ये तो रही महत्वपूर्ण बातें। अब हम इसमें थोड़ा सा बात करते हैं वायु प्रदूषण के कारण। तो यह प्रदूषण कैसे फैलता है, और साथ साथ अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो कुछ स्थानीय कारण भी हैं। तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, जैसे दिल्ली में हालांकि सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी वहां पर वायु प्रदूषण की समस्या है। तो औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैस तथा धूलकण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से निकलने वाला धुआं। इसी तरह से अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, दिल्ली एनसीआर रीजन में पराली जलाने के दौरान भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। इसी तरह से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। आप देखते हैं, सुना होगा कि आइसलैंड में ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जिसकी वजह से धुंध हो गई और एयरप्लेन या कह सकते हैं वायु सेवाएं बाधित हो गईं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है पीएम 2.8 और पीएम 10, ये क्या होता है? तो पीएम इसे कणकीय पदार्थ भी कहेंगे या पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। तो वायुमंडलीय कण पदार्थ यानी 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास होता है, यानी मानव बाल के व्यास का लगभग 3% है। वहीं पीएम 10 जो है वह व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है। इन्हें फाइन पार्टिकल भी कहते हैं। पीएम 10 को रिस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। तो इस तरह से पीएम 10 का सामान्यतः लेवल 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर और पीएम 2.5 का 60, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि दिल्ली का 97 हो जाता है पीएम 2.5 ही। तो देख सकते हैं कि कितना खतरनाक स्तर होता है। तब ऐसे में इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पार्टिकुलेट मैटर विशेष रूप से पीएम 2.5 फेफड़ों यहाँ तक कि रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर जाता है, जिससे हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक जैसी श्वास संबंधी बीमारियां, लंग्स कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के चलते अस्थमा और सांस की अन्य बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है और यहां तक कि मृत्यु तक हो जाती है। इस तरह से दुनिया भर में हर साल करीब 59 लाख नवजातों का जन्म समय से पहले हो जाता है और 28 लाख शिशुओं का वजन जन्म के समय सामान्य से कम होता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यह सब वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रभाव। भारत की अगर हम बात करते हैं स्थिति, तो 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो भारत के 48% शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर WHO द्वारा तय मानकों से करीब 10 गुना ज्यादा था। वहीं 2021 के दौरान दिल्ली में पीएम 2.5 का जो वार्षिक औसत स्तर है 97% यानी 96.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था, जो कि WHO द्वारा निर्धारित मानक से करीब 20 गुना ज्यादा है। सोचिए दिल्ली की स्थिति क्या है, पूरा गैस चैम्बर में बदल चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिल्ली स्थित शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चला है कि देश में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वह एक आम भारतीय से उसके जीवन के औसतन 5.9 वर्ष छीन रहा है। वहीं एक आम दिल्ली वासी जितनी प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है उसके जीवन के करीब 9.7 यानी वह लगभग 10 साल उसके कम हो जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए आंकड़ा 9.5 वर्ष रखा गया है। तो ऐसे में वायु गुणवत्ता में सुधार न केवल देश दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगियां बचा सकता है, बल्कि साथ ही इससे होने वाली भारी आर्थिक नुकसान को भी टाला जा सकता है। इसके लिए कुछ उपाय स्वतः भी किए जा सकते हैं, और जैसे कि पराली जलाने पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, उन वायु प्रदूषण वाली जगहों पर लोगों को जाने से परहेज करना चाहिए, उद्योगों को शहरों से दूर स्थापित करना चाहिए और उनके लिए भी प्रबंध करना चाहिए। तो इस तरह से हम ऐसा प्रयोग करें कि जैसे कि वायु प्रदूषण की मात्रा को घटाया जा सके। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण जो पृष्ठ संख्या 6 पे आया हुआ है यह टॉपिक, इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं सामान्य अध्ययन के।
द रोड टू यूक्रेन पीस रन्स थ्रू दिल्ली, यानी दिल्ली से जाता है, यूक्रेन की शांति का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है, यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो है रूस बनाम यूक्रेन और पश्चिम, यानी यूक्रेन और पश्चिम का क्या मंतव्य है और रूस का क्या मंतव्य है, और रूस ने यह इस युद्ध को क्यों छेड़ा। तो रूस का आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय कानून बूडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 के तहत उसके सुरक्षा आश्वासनों का उल्लंघन था। चूंकि 1994 का आगे भी मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उसके आधार पर रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण करके इस मेमोरेंडम का एक तरह से देखा जाए सीधे सीधे उल्लंघन किया है। तो 29 मार्च को इस्तांबुल में, यानी तुर्की का यह शहर है, शांति वार्ता ज्यादा प्रगति करने में, यानी जो 29 मार्च को बैठक हुई इसमें कोई सफलता नहीं हासिल हुई और युद्ध विराम अभी तक हासिल नहीं हुआ। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र, याद रखना ये सब कोयला क्षेत्र हैं, रूसी हमले वहां पर जारी हैं और यह देखा जाए तो यूक्रेन में करीब 3455 नागरिक हताहत हुए हैं। 4 मिलियन से अधिक लोग सुरक्षा सहायता की तलाश में भाग रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर शरण ले रहे हैं। तो रूसी पक्ष पर हताहतों के अलावा यूरोपीय संघ और G7 द्वारा लगाए गए वित्तीय और आर्थिक प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। आज पूरा पश्चिमी देश, यूरोप कह सकते हैं, और साथ साथ अमेरिका या नाटो कंट्रीज रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पूरी तरह से वहां की मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया है, अपनी जो एजेंसीज हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया है, जिसकी वजह से रूस में आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। रूबल को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम उपायों के बावजूद भी अर्थव्यवस्था टैंकिंग कर रही है और वार्षिक मुद्रास्फीति 15.6% तक सोचिए बढ़ गई है। और रूसी सेंट्रल बैंक का जो विदेशी मुद्रा भंडार जमी हुई है वह बहुपक्षीय संस्थानों से वित्त पोषण और ऋण तक भी नहीं पहुंच, कोई उसको ऋण देने को तैयार नहीं है। सारी कंपनियां वहां से अपना कार्य बंद कर दी हैं, खासकर वेस्टर्न कंपनीज और जर्मनी, यूके, ये सब ने बैन कर दिया है। तो इस तरह से वैश्विक स्तर पर यह युद्ध आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रहा है, ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि का कारण बन रहा है। आप वर्तमान में भारत में भी देख रहे होंगे पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, यह रूस ने क्या था यह सिक्योरिटी एश्योरेंस 1994। तो ये बूडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर है, राजधानी शहर। तो यह 1994 में जो बैठक हुई थी OSCE सम्मेलन में, तो यह हस्ताक्षर किए थे इस पे रूस, अमेरिका, यहाँ पर देखिए बड़े देश जो हस्ताक्षर किए थे वह कौन कौन से थे? यूनाइटेड किंगडम, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यहां पर रूस ने इस मेमोरेंडम का उल्लंघन किया है, क्योंकि यह परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के लिए बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन, देखिए इसमें यूक्रेन भी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर आक्रमण किया है। तो चीन और फ्रांस ने अलग अलग दस्तावेजों में कुछ कमजोर व्यक्तिगत आश्वासन दिए थे। तो ज्ञापन में रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के खिलाफ सैन्य बल या आर्थिक जबरदस्ती की धमकी देने या उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। तो यही कारण है, तो यहां पर आप देख सकते हैं आत्मरक्षा को छोड़कर, अन्यथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, यानी कि आत्मरक्षा की अगर बात आती है तो रूस अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है। पूरा वैश्विक जगत यही कह रहा है कि सीधे सीधे रूस ने बूडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 का सीधे सीधे उल्लंघन किया है और अन्य समझौतों और ज्ञापन के परिणाम स्वरूप 93 और 96 के बीच बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन ने भी अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे। तो इस तरह से मध्यस्थता की भूमिका होगी तभी इसमें शांति स्थापित किया जा सकता है दोनों देशों के बीच। लेकिन पिछली वार्ताएं बहुत प्रगति करने में विफल रही हैं, क्योंकि पार्टियां हितों के बजाय स्थितियों पर बातचीत कर रही हैं और एक स्थिति, एक पार्टी जो चाहती है उसका एक
यह कह सकते हैं सतही बयान है, जबकि रुचियां उन स्थितियों के पीछे अंतर्निहित कारण है। तो इसमें मध्यस्थता के माध्यम से ही इस समस्या का निदान किया जा सकता है। पार्टियों की पसंद के आधार पर मूल्यांकनात्मक इसको किया जा सकता है। संयुक्त सत्रों या कॉकस यानी निजी बैठकों को आयोजित कर इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता बल का सहारा लिए बिना समाधान खोजने के लिए दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी दलों की सहायता करने की इस प्रक्रिया का अनुसरण करती है, और इस अपार क्षमता के कारण अनुच्छेद 33 के तहत संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के वादे को मान्यता देता है। तो इस तरह से इन सब प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं मध्यस्थता की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और ऐसे में क्या भारत भी मध्यस्थता कर सकता है रूस, यूक्रेन और पश्चिम में? तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मध्यस्थ की पहचान पर यह निर्भर करेगा, और यह मध्यस्थता संभव है। चूंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए जो अमेरिकी उपराष्ट्रीय जो सलाहकार हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के, इवन जो है ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, महिला और समानता मंत्री, रूसी विदेश मंत्री, इन सब लोग का भारत में आगमन, तो यही उम्मीद की जा रही है कि भारत इसमें मध्यस्थता कर सकता है, और यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि चीन के खतरे का मुकाबला करने में भारत के लिए दीर्घकालीन हित है। तो इसके लिए चीन के उदय, उसके जुझारूपन के साथ, पश्चिम के साथ उसके संबंध, चूंकि चीन और रूस की जो घनिष्ठता है वह कहीं ना कहीं भारत को भी तटस्थवादी नीति अपनाते हुए और रूस को मनाते हुए इसे शांति यानी मध्यस्थता करनी होगी। रूस को नाराज अगर करते हैं तब निश्चित रूप से चीन एक्टिवेट हो सकता है, और ऐसे में भारत के लिए, चूंकि चीन अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो उसी समय रूस गए हुए, तो ऐसे में इधर और इधर दोनों तरफ ध्यान रखते हुए भारत को अपनी बात को आगे बढ़ाना है, और इस तरह से भारत विश्व गुरु की भूमिका भी निभा सकता है सफल कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा। तो ऐसे में चीन यहाँ पर, जैसे अब श्रीलंका की बात अगर देखा जाए तो वहाँ आर्थिक आपात चल रहा है, ऐसे में भारत पूरी तरह से श्रीलंका का सहायता कर रहा है, चीन को यहाँ पर अलग थलग कर दिया है। तो इस तरह से वैश्विक नीति में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी यह इस तरह का कदम उठा सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भारत गेम चेंजर, कह सकते हैं कि विश्व गुरु के रूप में यह आगे बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सामान्य अध्ययन के सेकंड और थर्ड पेपर में डाल सकते हैं, पार्शियल रोल बैक यानी आंशिक वापसी ऑफ द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसे अफस्पा कहते हैं। तो यह आंशिक रोल बैक है। पूर्वोत्तर में अफस्पा का इतिहास क्या है, गृह मंत्रालय ने अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम करने का निर्णय क्यों लिया है, इन सब बातों की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। तो चर्चा क्यों चर्चा में है, ये लगातार आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, चूंकि लगातार आपने इसी वीक में ही इसके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। तो 31 मार्च को गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल से असम, मणिपुर और नागालैंड में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने की घोषणा की है। तो AFSPA की धारा 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार देती है। तो यहाँ पर AFSPA, पहले यह आवश्यक है कि ये है क्या, ये कैसे आया। तो यह जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, यह सेना, राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों को गृह मंत्रालय द्वारा अशांत घोषित क्षेत्रों में विद्रोहियों द्वारा उपयोग की जाने वाली संभावित किसी भी संपत्ति को समाप्त करने, घरों की तलाशी और किसी व्यक्ति को विद्रोही होने की आशंका में गोली मारने की शक्ति देता है। सुरक्षा बल एक ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं जिसने उचित संदेह के आधार पर भी संज्ञेय अपराध किया हो या करने वाला हो। यह सुरक्षा बलों को आसान क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए कानूनी छूट भी प्रदान करता है। तो ये AFSPA है। अब यहाँ बात आती है कि ये कैसे आया।
तो दोस्तों यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने ही जब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में, जिसमें करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो 15 अगस्त 1942 को सशस्त्र बल विशेष शक्ति अध्यादेश जारी किया गया था और यह 4 अध्यादेशों की नींव थी, जिनमें एक असम आसान क्षेत्रों के लिए था और जिसे 1947 में विभाजन प्रेरित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए इसे लागू किया गया था। तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 ने नागा पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने के लिए 1955 के असम आसान क्षेत्र अधिनियम का पालन किया और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यापक रूप से लागू होने के लिए अधिनियम को AFSPA द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए विशिष्ट समान अधिनियम क्रमशः 1983 और 1990 में अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों यह इसके पीछे यह जो आसान क्षेत्र को घटाया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो केंद्र ने पिछले 3 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम में बोडो समझौता, कार्बी अंगलोंग समझौता, 2021 में त्रिपुरा में उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए NLFT यानी SD समझौता 2019, त्रिपुरा में पुनर्वास के लिए ब्रू रियांग शरणार्थी समझौता और इसी तरह से असम और मेघालय के बीच अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, तो 12 क्षेत्रों में 6 को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस तरह से AFSPA पर केंद्रीय स्तर पर पहला बड़ा कदम 2004 में उठाया गया था। तब तत्कालीन UPA सरकार द्वारा गठित जीवन रेड्डी समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया, हालांकि NDA सरकार ने इसे खारिज कर दिया और पिछले अगर 2014 के बाद से देखा जाए तो घटनाओं में कमी आई है। तो 2021 में 2014 की तुलना में पूर्वोत्तर में उग्रवाद की घटनाओं में 74% की गिरावट देखी जा रही है। तो सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में भी 60% की और नागरिकों की मृत्यु में 84% की गिरावट आई है। ऐसे में यह आसान क्षेत्र को घटाया जा रहा है। दोस्तों यह कैसे लगाया जाता है? तो AFSPA की धारा 3 ध्यान रखेंगे। राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को अशांत घोषित करना और केंद्र को सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार देने के लिए भारत के राजपत्र में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती है। इस तरह से यह ध्यान रखेंगे और इस FSPA के विस्तार के लिए समय समय पर स्थिति की समीक्षा भी की जाती है, जबकि असम मणिपुर सरकारें इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करती हैं। गृह मंत्रालय इसे नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के लिए करता है प्रयोग और यहाँ तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग और असम की सीमा से लगे नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी लागू करता है। अब बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर, इसे शासन एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत डाल सकते हैं। पृष्ठ संख्या 6 पे ही आया हुआ है। प्रवासी समर्थन पर नीति की गति जो सुई धीमी है उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी भी बिखरे हुए प्रयोगों के बीच केंद्र को अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए रणनीतिक नीति मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। तो केवल 2 साल पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, लॉकडाउन के तहत भारत अपने गृह गांवों की सुरक्षा के लिए भूख, थकावट और हिंसा का सामना कर रहे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा से हैरान हो गया था और उस समय की प्रवासियों की जो विकट परिस्थितियां थी हमारे पूरे देश को झकझोर दिया था और वे सरकारों और नागरिक समाज द्वारा समान रूप से बड़े पैमाने पर राहत प्रयास का केंद्र बन गए थे। लोग मदद के लिए भी आए, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जैसे सोनू सूद और भी बहुत सारे गैर सरकारी संगठन भी मदद के लिए आगे आए। इसी तरह से सरकार ने वन नेशन वन कार्ड परियोजना को गति दी, किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना की घोषणा की, ई श्रम पोर्टल की स्थापना की, प्रवासन नीति की मसौदा तैयार करना शुरू किया। इन पहलों ने एक आशा पैदा कर दी कि 2020 का प्रवासी संकट एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा जो भारत को पर्याप्त नागरिकता और आंतरिक प्रवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों के साथ प्रदान करने की एक नीति पथ पर मजबूती से स्थापित करेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी कहानी है इसके संकट की। 2 साल बाद भी हमारे टेलीविजन स्क्रीन से प्रवासी संकट गायब हो गया है। अब प्रवासी संकट की कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन एक जीवंत वास्तविकता बनी हुई है। बार बार किए गए सर्वेक्षणों में यही पाया गया है कि शहरों में लौटने के बाद भी प्रवासी परिवारों को अभी आय जो उसके आय का स्रोत है वह कम हुआ है
अभी वह पूरी जो पुरानी स्थिति है उस पर नहीं आ पाए हैं। प्रवासियों को काम अभी कम मिल रहा है और अभी भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो चौथी वेव्स आ जाए और उसकी वजह से लॉकडाउन हो जाए। उनके बच्चों को अभी उचित न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और इस तरह से प्रवासी नीति की गति को धीमा करने वाली अंतर्निहित संरचनात्मक बाधाओं को हमें पहचानना होगा और इस नीति को गति को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठाना होगा। राज्य प्रवास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित है। गंतव्य राज्य आर्थिक जरूरतों के बीच एक तनाव का अनुभव करते हैं, जिसके लिए प्रवासी श्रमिकों और राजनीतिक जरूरतों की आवश्यकता होती है, जो रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर अधिवास प्रतिबंध लगाने वाली देसी नीतियों को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर भेजने वाले राज्य जो भेज रहे हैं श्रमिकों को अपने लोगों की सेवा करने के लिए अत्यधिक प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे अपने स्रोत गांव में मतदान करते हैं। तो इस तरह से अगर चुनाव नजदीक हो तो ऐसे में सरकारें, जिनकी सरकार हो या पार्टियां, पूरी तरह से लोगों की मदद करती हैं। तो इस तरह से आंतरिक प्रवास के लिए यह खंडित नीति प्रतिक्रिया राज्य विशिष्ट गणनाओं से अनुसरण करती हैं कि प्रवासियों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का निवेश करने से राजनीतिक लाभांश क्या हो सकता है। इसके अलावा भारत में विकास नीति ने प्रवासन के लिए एक मारक के रूप में ग्रामीण विकास पर बड़ा दांव लगाया है। यानी यह व्यापक गतिहीन पूर्वाग्रह नीति को प्रभावित करना जारी रखता है। भले ही प्रवासन गरीब हाशिए के ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा खोजने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा, प्रवासी नीतिगत विमर्श में एक 12 मासी अस्पष्ट श्रेणी है, जो दो बड़ी श्रेणियों के अंदर स्थित है, जो लंबे समय से नीति निर्माताओं को परेशान कर रही है। उसमें है असंगठित कार्यकर्ता और शहरी गरीब। तो यहां तक कि ई श्रम पोर्टल, जिसने असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने में प्रभावशाली प्रगति की है, प्रवासियों को सटीक रूप से भेद और लक्षित करने में असमर्थ रहा है। प्रमुख शहरी गंतव्यों में नीतिगत हस्तक्षेप शहरी गरीबों को कम आय वाले प्रवासियों के साथ भ्रमित करने के लिए कह सकते हैं कि यह कार्य जारी है। इसलिए प्रवासी चिंताओं को कम करने के प्राथमिक माध्यम के रूप में स्लम विकास बहुत ही आवश्यक है। भारत में वास्तविक पैमाने और आंतरिक प्रवास की आवृत्ति पर कब्जा करने के लिए आधिकारिक डेटा सेट की अभी अच्छी तरह से स्वीकार की गई विफलता से प्रवासन नीति का विमर्श पंगु हो गया है। केवल स्थानिक स्थान को समय समय पर रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किए गए डेटा सिस्टम ने 500 मिलियन लोगों के लिए कल्याण वितरण के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना किया, जो बहुस्थानीय प्रवासी परिवारों का हिस्सा है। नोवेल कोरोना वायरस महामारी ने उन बच्चों को शिक्षित करने और उनका टीकाकरण जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अपने प्रवासी माता पिता के साथ जाते हैं या यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रवासी महिलाएं कई स्थानों पर मातृत्व लाभ प्राप्त करें। अब ऐसे में केंद्र की प्रमुख भूमिका हो जाती है। यानी अच्छी तरह से लेकिन बिखरे हुए प्रयोग के इस परिदृश्य में प्रवासियों की अच्छी तरह से सेवा दी जाएगी यदि केंद्र रणनीतिक नीति मार्गदर्शन और अंतर्राज्य समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करके सक्रिय भूमिका निभाता है। तो इस तरह से केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी से इन प्रवासियों की दुर्दशा को पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो प्रवासी कामगारों पर नीति आयोग की मसौदा नीति नीतिगत प्रथाओं को स्पष्ट करने और उपयुक्त संस्थागत ढांचे को संकेत देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और इसे शीघ्र जारी किया जाना चाहिए। ऐसे समय में जब आर्थिक सुधार और समावेशी विकास अत्यावश्यक नीतिगत लक्ष्य हैं, प्रवासन नीति शायद ही इशारा कर सकती है। तो स्थान की परवाह किए बिना प्रवासियों को सुरक्षा जाल प्रदान करने के साथ साथ सुरक्षित और किफायती रूप से प्रवास करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए रणनीतिक पहल को प्रवासी सहायक नीति की गति को बनाए रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 12 में सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। आईपीसीसी रिपोर्ट में स्पेल डेथ नेल फॉर कोल बेस्ड यूनिट, यानी यह जो कोल बेस्ड यूनिट है उनके लिए यहाँ मौत की घंटी बजा सकती है आईपीसीसी की जो नई रिपोर्ट आई है। तो वैज्ञानिकों ने जारी नवीनतम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में कहा है कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए हमें उत्सर्जन को 0 पर लाना ही होगा। यदि दुनिया वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की इच्छा रखती है तो उसे कार्बन कैप्चर और स्टोर करने की तकनीक के बिना सभी कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को 2050 तक बंद करने की आवश्यकता है।
तो यह छठी आकलन रिपोर्ट के आधार पर इसके कुछ बिंदुओं की मैं चर्चा करता हूं। जो WG3 तीसरी किस्त है, यह बताती है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब शायद बस एक आखिरी मौका ही बचा है। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, इसमें जो छठी रिपोर्ट के तहत जो तीसरी किस्त जारी हुई है, तो इसमें पहला पॉइंट यही ध्यान रखिएगा, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत और भंडारण से चलने वाली एक वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था दुनिया के देशों को एक बेहतरीन मौका देगी। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगर हम इस तरह करते हैं, जिन देशों में निम्न कार्बन नीतियां अपनाई गई हैं, वहां उत्सर्जन में गिरावट देखी जा रही है, ऐसा IPCC के वैज्ञानिकों ने बताया है। अक्षय ऊर्जा में भारी प्रगति हुई है। साल 2020 में 280 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45% है और 1999 के बाद से साल दर साल सबसे बड़ी वृद्धि है। साथ ही उसकी लागत में तेजी से गिरावट जारी है। दुनिया को जीवाश्म यानी जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढांचे को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शुरू करना चाहिए। मौजूदा बुनियादी ढांचा अकेले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लक्ष्य तक पहुंचना असंभव बना देगा। अगर कोई नया जीवाश्म ईंधन विस्तार न भी किया जाए, फिर भी मौजूदा ढांचे की वजह से 2025 तक वैश्विक उत्सर्जन 22% अधिक होगा और 2030 तक 66% अधिक होगा। साथ ही मौजूदा ढांचे के चलते दुनिया में 846 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। तो सोचिए, जीवाश्म ईंधनों पर कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है। फिलहाल हालात ऐसे हैं, कोयले में नए निवेश न करने के साथ ही सभी कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को 2040 तक बंद करने की आवश्यकता है। इवन 2050 तक पूरी तरह से बंद करने की आवश्यकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का यही कहना है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2040 तक वैश्विक ऊर्जा नेट जीरो होना जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि महत्वाकांक्षी पेरिस तापमान लक्ष्यों को पूरा करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक की आवश्यकता होगी, वे हैं बढ़े हुए वित्तीय निवेश। इसी तरह से जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना होगा। वर्तमान में हमें वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित करने से बहुत दूर हैं। तो मौजूदा नीतियां सफल भी होती हैं तो वे हमें सदी के अंत तक 2.2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक वार्मिंग की ओर ले जाएंगी। तो पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए हमें और अधिक करना होगा और यही सटीक समय है। तो अब ऐसे में वर्तमान में अगर हम बात करें भारत की क्या स्थिति है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार भारत में लगभग 211 गीगावाट के कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र हैं। सोचिए, और भारत मोटे तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के कुल वैश्विक उत्सर्जन में 6.8% का हिस्सेदार है और 1990 से 2018 के बीच भारत के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 172% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी भी भारत का उत्सर्जन स्तर G20 देशों के औसत स्तर से बहुत नीचे है। देश में ऊर्जा क्षेत्र अब भी ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जनकारी क्षेत्र है। भारत की कुल ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन का योगदान 74% का है, सोचिए, जबकि अक्षय ऊर्जा का जो हिस्सेदारी मात्र 11% है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि देश की वर्तमान जो नीतियां वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अनुरूप फिलहाल नहीं है। इसके लिए भारत को वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को 1603 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर रखना होगा, यानी 2005 के स्तरों से 16% नीचे रखना होगा। और इसके लिए भारत सरकार कई कदम भी उठा रही है। वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट, 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने संबंधी वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य को अब 2025 तक के लिए कर दिया गया है। भारतीय रेलवे वर्ष 2023 तक अपने नेटवर्क के विद्युतीकरण की योजना बना रही है और वर्ष 2030 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की राह पर आगे बढ़ रही है। कार्बन प्राइसिंग सरकार ने 400 रुपए प्रति टन की दर से कोयला उत्पादन पर GST मुआवजा उपकर की शुरुआत की है। भारत औपचारिक रूप से जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी उसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट फंड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक
वैज्ञानिक वित्त प्रदान करना जारी रखा है। तो इस तरह से भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के इस वैश्विक समस्या के निदान के लिए कार्रवाई कर रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के दौरान शांति स्थापित करने में मध्यस्थता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या भारत इस दिशा में पहल करते हुए रूस, यूक्रेन, पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थता करके पूरी यूरोप में संघर्ष को समाप्त करने में भूमिका निभा सकता है? तो भूमिका में आप स्टार्टिंग में यही रूस यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के दौरान शांति स्थापित करने में मध्यस्थता की भूमिका को बताते हुए आपको मुख्य भाग में जाना है। फिर इसमें रूस बनाम यूक्रेन और पश्चिम, साथ साथ बुडापेस्ट वाला जो मेमोरेंडम है उसकी चर्चा करते हुए, फिर मध्यस्थता की भूमिका की चर्चा करते हुए, और भारत मध्यस्थता कर सकता है, भारत की जो है पास हैं शक्तियां। तो इन सब बातों की चर्चा करते हुए आपको अंत में निष्कर्ष में आना है कि यह भारत के लिए एक वैश्विक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने का एक सुनहरा मौका भी है। तो इसके तीनों पार्ट को लिखिएगा। और दूसरा प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को दूर करने में सामूहिक विफलता देखी गई है। उन नीतिगत उपायों का परीक्षण कीजिए जिसे उनकी स्थिति में सुधार के लिए अपनाए जाने की आवश्यकता है। तो लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने देखा ही होगा, प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को दूर करने में सामूहिक जो विफलता देखी गई उनकी जिक्र करते हुए आपको मुख्य भाग में आना है। और प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को दूर करने में जो सामूहिक विफलताएं वो क्या थी, उन बातों का जिक्र कीजिए। और इसके साथ साथ उनकी स्थिति में सुधार के लिए किन किन नीतियों को अपनाया गया, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, इन सब बातों का जिक्र करिएगा। और साथ साथ क्या कमियां रहीं उसको भी लिखते हुए आपको जो है नीति, जो पॉलिसीज में और सुधार करना चाहिए, इन सब बातों को लिखते हुए अंत में निष्कर्ष पर आना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।